बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 हिस्ट्री सब्जेक्ट है और चैप्टर नंबर 11 आधुनिकीकरण के रास्ते यानी कि पैथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। तो इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाऊंगा हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो वीडियो अराउंड बच्चों आपकी 30 से 35 मिनट की बनेगी यानी कि आधे घंटे की। वीडियो को पूरा देखें, आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है वो समझ में आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जापान की भौगोलिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न ये है हमारा कि भौगोलिक और राजनीतिक व्यवस्था कहाँ की? जापान की। इसे हमें समझना है। तो देखो भाई कैसे लिखेंगे इसका आंसर। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं भौगोलिक स्थिति यानी कि जो जापान है इसका जो भूगोल है वो किस तरह का है। तो देखते हैं, जापान जो है वो हमें पता है कैसा है, एक द्वीप श्रृंखला वाला देश है और यहाँ के 4 मुख्य द्वीप हैं। एक है होशु, क्योशु, शिकोकू और होकाइडो, ये 4 मुख्य द्वीप हैं। जापान जो है वो बहुत ही सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी द्वीप हैं उनकी 50% से अधिक जमीन जो है वो कैसी है? पहाड़ी है, इसीलिए इसे द्वीप श्रृंखला वाला देश कहते हैं। अधिकतर यहाँ की जनसंख्या क्या है? जापानी है, लेकिन कुछ अल्पसंख्यक भी हैं जैसे कि आयुन हो गए एवं कोरियाई लोग हो गए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये जो चीन है इसके यहाँ पे ठीक नीचे यहाँ पे जापान है, तो यहाँ पे कोरियाई लोग भी आ जाते हैं और चीनी लोग भी आ जाते हैं। उसके बाद जापान में पशुपालन नहीं होता है। ठीक है, जापान में पशुपालन नहीं होता बल्कि खेती होती है और यहाँ पे जो सबसे अहम फसल होती है वो है चावल। और इसमें अगर हम खाने की और कुछ बात करें तो इसमें मछली आ जाती है। मछली में कच्ची मछली, साशमी या सुशी ये आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी जापान की भौगोलिक स्थिति, सिंपल सा, समझ गए। अब देखिए इसकी राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? जापान जो था इस पर क्योतो में रहने वाले सम्राटों का शासन हुआ करता था सबसे पहले, जब ये अस्तित्व में आया था। लेकिन 12वीं सदी जब आई तो 12वीं सदी तक आते आते जो सत्ता थी यानी कि जो शासन था, जो पहले किन के हाथों में था? क्योतो में रहने वाले सम्राट के हाथों में। लेकिन अब वो सत्ता किसके हाथ में आ गई? शोगुन की। कब? 12वीं शताब्दी में। और ये अपने आप को राजा की तरह बताते थे। ठीक है, 1603 से 1867 तक यहाँ पर तोकुगावा परिवार के लोगों ने शासन किया। तोकुगावा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मतलब कि इस टाइम पीरियड में, ठीक है, तकरीबन 264 सालों के बीच में जो देश था उसे 250 भागों में विभाजित किया गया था, जिसका शासन दैम्यो चलाते थे। दैम्यो कौन थे? तो दैम्यो जो थे वो लंबे अरसे के लिए एक राजधानी, जिसे आधुनिक हम टोक्यो कहते हैं, जापान की आधुनिक राजधानी क्या है? टोक्यो है। तो उस समय इसको कहते थे एडो। तो वहां पे इन्हें रहने का आदेश दिया जाता था। क्यों दिया जाता था इन्हें राजधानी में रहने का आदेश? क्योंकि कई बार क्या होता था, ये जो दैम्यो थे, इन दैम्यो को बेसिकली जैसे आपने आप जब आगे जाएंगे क्लास 12 की हिस्ट्री में तो वहां पे आपको अमर नायक के बारे में बताया जाएगा। तो कुछ जो दैम्यो हो वो उसी अमर नायक से मिलते हुए थे। जो दैम्यो थे उन्हें एक यहाँ पे क्षेत्र दे दिया जाता था। ठीक है, इस क्षेत्र में अपनी न्याय व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली कुछ ऐसा चला सकते थे। लेकिन ये इनकी जो निष्ठा थी वो किसके प्रति रहेगी? शोगुनों के प्रति, जो शासक है उसके प्रति। ठीक है, शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर नियंत्रण रखते थे और ऐसा माना जाता था कि जो समुराई है, जो योद्धा वर्ग है, वो शासन करने वाले कुलीन हुआ करते थे और शोगुन तथा दैम्यो की सेवा में रहा करते थे। यानी कि यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स हैं, कौन कौन से? एक तो है शोगुन जो सत्ता पे काम करते हैं यानी कि जो जिनके हाथों में मुख्य सत्ता है। दैम्यो जो इन 250 भागों में क्या करते हैं? शासन चलाते हैं। साथ ही साथ कुछ समुराई की बात कर दी गई है, कुछ कुलीन है, लेकिन सबकी निष्ठा किसके प्रति हो रही होगी? वो होगी शोगुनों के प्रति, क्योंकि सम्राट तो वही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। चलिए अब इसको इंग्लिश में समझ लीजिए। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ जापान एंड डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जापान। तो सबसे पहले जो जियोग्राफिकल लोकेशन है जापान की वो आप समझानेंगे। तो जियोग्राफिकल लोकेशन में जापान इज एन आइलैंड चेन कंट्री। होशियो, क्योशु, शिकागो और होकाइडो ये है। जापान इज अ वेरी एक्टिव अर्थक्वेक जोन, ये भी हमें पता है। मोर देन 50% ऑफ द लैंड एंड ऑन द मेन आइलैंड्स इज माउंटेन्स, यानी कि 50% जो एरिया है वो माउंटेन्स का है। ठीक है, उसके अलावा देयर इज नो एनिमल हस्बेंड्री ट्रेडिशन इन जापान। राइस इज अ बेसिक क्रॉप। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन जापान बट
सम आयोनी एंड कोरियंस आर माइनॉरिटीज। तो ये हो जाएगा आपका जियोग्राफिकल लोकेशन है इसकी जापान की। उसके बाद देन बात करते हैं इसके पॉलिटिकल सिस्टम की। तो पॉलिटिकल सिस्टम में आप ये 1 2 3 एंड 4 ये 4 के 4 पॉइंट इजीली लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट। चलिए हिंदी में भी एक बार दोबारा से देख लीजिए यहाँ पे भौगोलिक स्थिति जापान की, उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ जापान एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जापान। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि जब जापान का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो जापान की जब हार हुई थी इस युद्ध में, उस युद्ध के बाद जापान जो था एक अपनी हार के बाद वो वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में किस तरह से उभरा था, ये चीज आपको समझानी है। ठीक है, युद्ध के बाद कैसे उभरा था। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि एक तो पॉइंट ये लिख देंगे, हार के बावजूद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी। अब देखिए जब इसका युद्ध हुआ था ना, तो युद्ध के दौरान या फिर युद्ध के बाद भी कह सकते हैं, जब युद्ध खत्म हो गया, युद्ध खत्म कब हुआ कि जो जापान के 2 शहर, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, इस पे नाभिकीय बम गिरा दिए गए थे। ठीक है, तो इसके पीछे जो लोग थे, जो विद्वान थे, वो कहते थे ताकि युद्ध को जल्दी खत्म किया जा सके। उसके बाद कई विद्वान जो है वो ऐसा कहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर नाभिकीय ये बम को गिराना या फिर ये विध्वंस करना जो कि दुखद का तांडव है, ये जरूरी नहीं था। उसके बाद अब जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो यहाँ से। ये तो मैंने आपको ये बता दिया जब युद्ध के बाद कुछ विद्वान थे उनके तर्कों के बारे में। अब जो कहानी है वो यहाँ से स्टार्ट होगी कि अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे हम कहते हैं एक युद्धोत्तर चमत्कार। लेकिन एक चमत्कार से कहीं अधिक था, इसने जापान का जो इतिहास था उसकी जड़ें कुरेद दी थी। ठीक है, तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट है कि जापान जब हारा, ठीक है, उसके बाद जब ये नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा, तो संविधान को औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप इसी समय दिया गया। ठीक है, जब ये दोबारा से आर्थिक शक्ति बन रहा था तभी संविधान को औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक कहा गया। सरकार, नौकरशाही और उद्योगों के बीच एक करीबी का रिश्ता कायम किया गया। यानी कि जब आपको पता है सरकार और नौकरशाही और उद्योग जब आपस में अब एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे तो देश का विकास तो होना ही है। उसके बाद अमेरिकी समर्थन और साथ ही कोरिया और वियतनाम में जंग से जापानी अर्थव्यवस्था को मदद मिली। यानी कि जब जापान जो था उसकी जंग हो रही थी किसके साथ, वियतनाम के साथ। ठीक है, यानी कि देखिए क्या है कि कोरिया और वियतनाम के साथ में जब जापान की जंग हो रही थी, जब युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका जो था उसने इसे मदद दी थी। 1964 में टोक्यो में जो ओलंपिक खेल हुए थे, इससे इसकी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती वाला प्रतीक समझा गया। 1964 में 200 मील प्रति घंटे से चलने वाली बुलेट ट्रेन का निर्माण इसमें हुआ जो कि काफी सस्ता उत्पादन के लिए साबित हुआ। 1990 तक पर्यावरण से संबंधित कठोरतम जो नियम थे वो अमल में लाए जाने लगे और देश का विकास अधिक तेजी से किया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसका आंसर आप इजीली लिख देंगे। समझ में आ गया आप सभी को। अब देखिए इसे इंग्लिश में समझते हैं। हाउ डिड जापान रिटर्न एज ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर ऑफ डिस्पाइट इट्स डिमेरिट्स डिस्क्राइब। तो सबसे पहले तो आप वही लिख देंगे, the rapid reconstruction of the Japan economy despite its trivial defeat has been called a post-war miracle, but it was much more than a miracle. Its roots were rooted in Japan long history. अब जो पॉइंट्स आपको मैंने समझाए थे अब किस किस तरह से हुआ था, तो वो आप पॉइंट्स यहाँ पे लिख देंगे इजीली। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये 6 पॉइंट हैं जिसे आप इजीली अपने क्वेश्चन में लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड वाला जो प्रश्न है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का बहुत बड़ा प्रश्न है। इसमें से आपके अगर देखिए आपके 3 मार्क्स के आते हैं तो 3 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। 4 मार्क्स के आते हैं तो भी आपके 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर 8 या 6 मार्क्स के आते हैं तो भी इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यानी कि इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये पूछेगा कि मेजी जो थे, मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं। ये है इस
क्वेश्चन का छोटा सा भाग जो कि आपका 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। इस चैप्टर का जो सबसे बड़ा भाग है वो ये है, मेजियो के द्वारा जो परिवर्तन किए गए थे जापान की अर्थव्यवस्था में, वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो सबसे पहले मेजी पुनर्स्थापना का उदय समझिए। तो 1867 से 1868 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ। देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार का असंतोष, यानी कि जो लड़ाइयां थी, जो असंतोष था, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कूटनीतिक संबंध, इन सभी की वजह से असंतोष देश में फैला हुआ था। तो इसी असंतोष का फायदा उठाते हुए मेजियो ने अपनी पुनर्स्थापना की। इन्होंने क्या किया, एडो को राजधानी बना दिया और उसका नामकरण किया टोक्यो। टोक्यो जिसका मतलब होता था पूर्वी राजधानी। ठीक है, शोगुनों ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी, देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था, एक सेकंड, ये रहा। शोगुनों ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, एड्यो, जिसे वर्तमान में टोक्यो कहते हैं। और इन्होंने क्या किया था, मेजियो ने राजधानी को सीधा क्या बना दिया था, टोक्यो। ठीक है, जिसे पूर्वी राजधानी एडो कहते थे। सरकार ने फुकोकू क्योहो, यानी कि ये एक नारा है जिसका मतलब है समृद्ध देश और मजबूत सेना। तो इसके नारे के साथ नई नीति का ऐलान कर दिया, जिसके लिए उन्होंने जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने की जरूरत महसूस की गई। तो इस तरह से मेजियो की जो पुनर्स्थापना थी वो शुरू हुई। और जब इसके परिवर्तनों की बात करेंगे तो परिवर्तनों के बाद में आप ये पॉइंट अलग लिखेंगे कि सरकार ने फुकोके क्योहे, यानी कि समृद्ध सेना मजबूत सेना के नारे के साथ एक नई नीति का ऐलान किया, जिसके लिए उन्हें जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा के नागरिकों की बदलने की श्रेणी की बात की गई। अब आता है महत्वपूर्ण पार्ट। तो देखिए मेजियो के द्वारा किए गए परिवर्तन। सबसे पहला, मेजियो के द्वारा जो राष्ट्र के एकीकरण के लिए, ठीक है, राष्ट्र के एकीकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए वो समझिए। तो सबसे पहला कदम था कि मेजी सरकार ने पुराने गांव और क्षेत्रीय सीमा को बदलकर एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। यानी कि मान लीजिए ये जापान के कुछ गांव हैं, ठीक है, इन गांवों की अपनी अपनी अलग अलग क्षेत्रीय सीमाएं हैं, तो इसको क्या किया, खत्म करके एक नया प्रशासनिक ढांचा अपनी तरफ से तैयार किया। इन्होंने एक ऐसा आधुनिक सैन्य बल तैयार किया जो कि काफी ताकतवर था, और इसमें 20 साल से अधिक उम्र के जो नौजवान हैं उनके लिए सेना में काम करना अनिवार्य कर दिया। यानी कि इस तरह से ये हो जाएगा कि जो भी व्यक्ति होगा उनके राज्य का जापान में, तो उन्हें जो है अब किसी भी प्रकार का मतलब उन्हें जब सेना का प्रशिक्षण मिलेगा तो वो अपनी रक्षा कर पाएंगे जरूरत आने पर। एक इन्होंने नई कानून व्यवस्था बना दी जिसके तहत राजनीतिक गुटों के गठन को देख सकें, बैठक बुलाने पर नियंत्रण रख सकें और सख्त सेंसर व्यवस्था बना सकें। यानी कि इन्होंने एक ऐसी कानून व्यवस्था बना दी और उसमें कई ऐसी समितियां बना दी जो राजनीतिक गुटों के गठन को देख सकें, जो बैठकें होती हैं उन पर नियंत्रण रख सकें और एक सेंसरशिप जो होती है उसको बनाया जा सके। सेना नौकरशाही। अब देखिए जब यहाँ पे सेना और नौकरशाही की बात आ रही है तो सिंपल सा है कि इनकी जो निर्देश है, या फिर कह लीजिए निर्देश कौन देगा, सम्राट देगा। और ये भी कह सकते हैं इनकी निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए, सम्राट के प्रति। यानी कि संविधान बनने के बावजूद भी ये दो गुट कौन कौन से, सेना और नौकरशाही, ये संविधान का इन पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके समर्थन में होंगे, सम्राट के। ठीक है, समझ में आ गया मेजियो द्वारा राष्ट्र के एकीकरण के लिए उठाए गए कदम। अब समझिए अगला अगला है अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। मेजियो के द्वारा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे किया गया और इसके जो प्रभाव थे वो क्या पड़े हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए आधुनिकीकरण के लिए इन्होंने क्या क्या कदम उठाया। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, इन्होंने कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया। यानी कि इन्हें क्या किया कि जो खाना ही है, ठीक है, जो किसान है उन पर ही कर लगा दिया। जापान की सबसे पहली, अभी इससे धन इकट्ठा किया कृषि से, फिर इन्होंने जापान की सबसे पहली रेल लाइन 1870 से 1872 में टोक्यो और याकोहामा बंदरगाह के बीच में इन्होंने बिछाई। क्योंकि देखिए टोक्यो और याकोहामा जो थे जापान के, ये ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे बंदरगाह थे जहां से इनका मोस्टली व्यापार होता था। अब जब इन व्यापारों से आप रेल मार्ग को जोड़ देते हैं तो सिंपल सी है कि सामान को अधिक मात्रा में सस्ते मतलब कम पैसों में अधिक तेजी से और अधिक मात्रा में पहुंचाया जा सकता है। ये फायदा हो गया। इन्होंने क्या किया, वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें आयात करना शुरू कर दिया। कहां से, यूरोप से। इन्होंने मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए, अब देखिए उद्योगों में काम करने के लिए मजदूर तो होने चाहिए, अब कुछ मजदूरों को प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया है। जैसे मान लीजिए वस्त्र उद्योग है,
तो वस्त्र उद्योग में, या फिर जो रेल लाइन बिछाई जा रही तो उस उद्योग में जो कारीगर हैं, विदेशी कारीगर, उन्हें बुलाया गया ताकि जो काम है वो जल्दी से और अच्छे से किया जा सके। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जापानी विश्वविद्यालय और स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा गया था। 1872 में इन्होंने एक आधुनिक बैंकिंग जो संस्था है उसका भी प्रारंभ किया। जिन्होंने मेजियों ने इन्होंने रोजगार में वृद्धि की। कैसे? उद्योगों की वजह से, रेल लाइन बिछाने की वजह से। तो इससे लोग जो थे उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं थी वो पूर्ण हो पाई। ठीक है। तो ये तो हो गई कि आधुनिकीकरण के लिए जो इन्होंने कदम उठाए थे। अब इसके प्रभाव क्या पड़े? तो इसके प्रभाव देखिए पड़े थे पर्यावरण पे बहुत सारे। कौन-कौन से? सबसे पहला प्रभाव देखिए क्या था कि उद्योग जो थे वो तेज और अनियंत्रित विकास, जिसकी वजह से लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश जो था वो होने लगा था। यानी कि जो उद्योग थे उनका तेजी से विकास हो रहा था, अनियंत्रित विकास हो रहा था, लकड़ी काटी जा रही थी, प्राकृतिक संसाधन खत्म होते जा रहे थे, इसी वजह से पर्यावरण का विनाश होता जा रहा था। औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण होने लगा, जल प्रदूषण होने लगा, भूमि प्रदूषण यानी कि भूमि की उर्वरता कम होने लगी। कृषि उत्पादों में कमी का जो एक प्रमुख कारण था वो ये था कि लोग जो थे वो रोजगार की तलाश में कहाँ जा रहे थे? शहरों की तरफ। तकरीबन ऐसा माना जाता है कि 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल जो कि इस पर्यावरण को लेकर थी, जो कि किसके द्वारा की गई थी? महिलाओं के द्वारा 1886 में। ठीक है। उसके बाद संसद ने पहले निम्न सदन के सदस्य तनाको शोजो ने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। देखिए, संसद का जो निम्न सदन था उसके सदस्य थे तनाको सोजो। इन्होंने क्या किया था? एक तो आंदोलन किसने छेड़ा? महिलाओं ने 1886 में। 1897 में तनाको सोजो ने औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा। इन्होंने तकरीबन 800 गांववासी को जन विरोध करने के लिए इकट्ठा किया और सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। तो पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ा उसकी वजह से कई आंदोलन भी हुए, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब आता है एक आखिरी पॉइंट इसका, मेजियों के द्वारा किए गए जो बदलाव है उसका एक और पॉइंट। ठीक है। ये है कि 1870 के दशक में मेजी सरकार के द्वारा जो शिक्षा क्षेत्र में बदलाव किए गए हैं उसके बारे में। तो कौन-कौन से बदलाव हैं? सबसे पहला बदलाव है लड़के और लड़कियों यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए स्कूल जाना क्या कर दिया इन्होंने? मैंडेटरी कर दिया। पढ़ाई की जो फीस थी वो बहुत ही कम कर दी ताकि गरीब बच्चों को भी पढ़ाया जा सके। आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया ताकि जो लोग हैं उनमें आधुनिक विचार आए और बच्चे जो है वो अब आगे बढ़ सकें। इन्होंने क्या किया? राज्य के प्रति निष्ठा, जापान इतिहास के अध्ययन, इन दो चीजों पे बल दिया स्कूलों में। ठीक है। इन्होंने ऐसी किताबों का चयन किया, ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण किया, नियंत्रण किया जो राज्य के प्रति निष्ठा और जापान के इतिहास का बच्चों को अध्ययन करवा सके। माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की जो प्रेरणा थी वो इन स्कूलों में दी जाती थी। तो मेजियों के द्वारा स्कूली शिक्षा में कुछ ये बदलाव किए गए थे। उसके बाद सबसे आखिरी व्यवस्था है ये सम्राट व्यवस्था। तो सम्राट व्यवस्था कैसी थी मेजियों के काल में? ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सम्राट जो था वो नौकरशाही और सेना तीनों इकट्ठे सत्ता चलाते थे और नौकरशाही व सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। सम्राट का संबंध जो था वो ऐसा माना जाता था ये सीधे सीधे सूर्य देवी के वंशज है, सूर्य देवी के वंशज हैं। और जो पश्चिमीकरण जो विचार है, जो नैतिक सिद्धांत है उनका नेता है ये। सम्राट का जन्मदिन जो था वो एक राष्ट्रीय छुट्टी के दिवस के रूप में मनाया जाता था और उस दिन वह पश्चिमी अंदाज में सैनिक कपड़े पहनते थे। सम्राट के नाम से कई सारी आधुनिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिनियम जारी की गई। यानी कि आप कोई अधिनियम मतलब कि कोई संस्था अपनी खोलते हैं, ठीक है, तो आपको उसके सामने सम्राट का नाम लगाना जरूरी है। ठीक है। तो मेजी सरकार के द्वारा मतलब दौरान जो सम्राट व्यवस्था थी वो कुछ इस तरह की मालूम होती थी। आप समझिए सारे क्वेश्चन आंसर एक साथ। सबसे पहले तो मेजी पुनर्स्थापना कैसे हुई, उसके बाद मेजियों के द्वारा राष्ट्र के एकीकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, फिर मेजी सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे किया गया और साथ ही साथ इसका पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ा और उसके खिलाफ आंदोलन हुए वो कौन कौन से थे। फिर 1870 के दशक में मेजी सरकार के द्वारा
जो शिक्षा एवं विद्यालय व्यवस्था थी उसमें जो बदलाव किए गए उसे समझ लिया। और देन लास्ट मेजी सरकार के दौरान सम्राट व्यवस्था का जो सम्राट व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में। अब देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेजीज रेस्टोरेशन एंड डिस्क्राइब द चेंजेस मेड बाय मेजीज, यानी कि इनकी पुनर्स्थापना कैसे हुई, स्थापना कैसे हुई और जो चेंजेस किए गए। तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे मेजीज रेस्टोरेंट की मेजी की जो पुनर्स्थापना है वो कैसे हुई। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश में मैंने आपको लिख दिया है, आप हिंदी में यहाँ से समझ लेंगे। उसके बाद फिर आ जाता है अगला कि स्टेप्स टेकन बाय मेजिस गवर्नमेंट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र के एकीकरण के लिए। तो वो कौन कौन से पॉइंट से, ये आप यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट जो लिखे हैं ये लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बाय द मेजिस गवर्नमेंट, तो कैसे किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या इस पर इफेक्ट पड़े एनवायरमेंट पर, एंड जो एक तरह से कह सकते हैं मूवमेंट्स कौन से चलाए गए थे इसके अगेंस्ट में, वो भी आपको समझाना था। देन फॉलोइंग आर द चेंजेस मेड इन द एजुकेशन एंड स्कूल सिस्टम बाय द मेजिस गवर्नमेंट इन दिस 1870, ये लिख देंगे। देन वन लास्ट, फॉलोइंग इज द एम्पीरियल सिस्टम ड्यूरिंग द मेजिस गवर्नमेंट। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स आप इसमें इजीली लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सभी को समझ में आ गया। देखिए मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है और इंग्लिश में जो पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे इजीली क्लियर कर देता हूँ। तो मेजी स्टोर जो है वो आप इसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जब राष्ट्र के एकीकरण की बात करेंगे तो राष्ट्र के एकीकरण में ये पॉइंट्स हैं, आप इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण की बात करेंगे तो आप इसको इस तरह से लिख देंगे, इकोनॉमी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। उसके बाद जो प्रभाव पड़े थे एंड जो स्कूली सिस्टम में इन्होंने चेंजेस किया एंड जो एम्पिरियल सिस्टम था उसके बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी पूछा गया है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए उठाया है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए क्या पूछा गया है, चीन और जापान, ठीक है, दोनों की बात हो रही है। चीन और जापान के द्वारा जो आधुनिकीकरण के लिए दो रास्ते अपनाए गए थे, जैसा कि चैप्टर का नाम है पैथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के रास्ते। तो चीन और जापान के द्वारा जो दो रास्ते अपनाए गए वो कौन कौन से थे उसे समझाइए। तो सबसे पहले बात करेंगे जापान की। तो जापान की जब हम बात करेंगे तो इसमें आप 4 से 5 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट इसकी राजनीतिक विस्तार के बारे में। तो जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी तक आते आते असली सत्ता कहां पहुंच गई थी, शोगुनों के हाथों में, जो कि सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन किया करते थे। तो यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ कि सम्राट का शासन जो एक तरह से कह सकते हैं क्योतो में रहने वाले का था, दूसरे देश का था, वो खत्म हो गया। अब जो थी सत्ता वो जापान के ही शासक शोगुनों के हाथ में आ गई थी। तो ये पहला कदम हुआ। फिर दूसरा कदम उठाया मेजियो ने। 1867 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ और देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार का असंतोष, ठीक है, ये मेजियो की पुनर्स्थापना का कारण बना। और जो मेजियो ने चेंजेस किए हैं, ठीक है, जो मेजियो के द्वारा चेंजेस किए गए हैं, अब वो चेंजेस सारे के सारे इस यहाँ पे पॉइंट्स में डाल देंगे। कौन कौन से चेंजेस किए गए थे, देखिए राष्ट्र के एकीकरण के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए थे। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया, स्कूली शिक्षा में बदलाव किए, सम्राट व्यवस्था को इन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स आप मेजी पुनर्स्थापना के अंतर्गत लिख देंगे। उसके बाद अब बात आती है आगे। तो इन्होंने फुकोकू क्योहो नीति, ये क्या नीति थी, सरकार ने फुकोकू क्योहो नीति यानी कि समृद्ध सेना मजबूत सेना के नारे के साथ एक नई नीति का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने जनता के बीच एक राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने की जरूरत महसूस किया। यानी कि प्रजा जो है, उन्हें, जो लोग हैं उन्हें केवल प्रजा नहीं, ठीक है, उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि यहाँ पे राज किया जा रहा है, उन्हें नागरिक बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये आप समझ गए। उसके बाद शिक्षा प्रणाली, तो लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया, पढ़ाई की फीस कम हो गई, ठीक है, आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया, राज्य के प्रति निष्ठा, जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया। फिर व्यापार, तो जापान को अमीर देश समझा जाता था, क्यों, क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुओं को आयात करता था। और इसमें आप औद्योगिकरण कैसे हुआ वो सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। अगर एक दो पॉइंट्स आपको और याद है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं चीन की।
तो जब हम चीन की बात करेंगे तो चीन का अलग से भी क्वेश्चन बन जाएगा, चीन की क्रांति क्या थी इसके बारे में। तो देखिए चीन की क्रांति की बात करते हैं 1911, ठीक है, कब हुई थी? 1911 में। तो चीन की 1911 की क्रांति के फलस्वरूप चीन में अंतिम राजवंश जो कि था चिंग राजवंश, इसकी समाप्ति हो गई और चीन जो था वो गणतंत्र बन गया। ये एक बहुत बड़ी घटना है। 20वीं शताब्दी में चीन जो है वो एशिया का प्रथम देश था जहां गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई थी। चीन के क्रांतिकारियों ने फ्रांस वालों का अनुकरण किया और राजतंत्र को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया और वहां पे साम्यवाद की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये होगी चीनी क्रांति। अब इसमें जब आप लिखेंगे इन्होंने क्या क्या अपनाया, तो इन्होंने देखिए सन यात सेन के 3 सिद्धांतों को अपनाया। तो 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया। सन यात सेन 1886 से 1925 के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। अब इनके 3 नारे थे, राष्ट्रवाद यानी कि मांचू वंश जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था उसे हटा देना, गणतंत्र या फिर गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, समाजवाद जो पूंजीवाद का नियमन करे और भू स्वामित्व में बराबरी लेके आए, इस तरह के समाजवाद को स्थापित किया जाए। ठीक है, उसके बाद चीन ने क्या किया कि माओ त्से इनके विचारों को अपनाया। तो रूसी क्रांति के कुछ समय बाद चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1921 में। रूसी क्रांति, उसके बाद साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। चीन की पार्टी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे आप कह सकते हैं सीपीआई, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, सॉरी सीपीआई नहीं, ये तो वो हो जाएगा सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो इसके नेता कौन थे? प्रमुख नेता माओ त्से। इन्होंने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करके एक अलग रास्ता चुना, यानी कि इन्होंने क्या किया कि एक क्रांति चलाई। कैसी क्रांति? इस क्रांति के तहत उन्होंने ऐसे नियम, ऐसे रास्ते बनाए, ऐसे कानून बनाए जो किसानों पर आधारित थे। उनकी सफलता से ही चीनी साम्यवादी पार्टी जो थी वो शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी, जिसे अंततः कुओमिंतांग पर जीत हासिल कर ली। इन्होंने क्या किया? नए अड्डे येनान में उन्होंने युद्ध सामंतवाद को खत्म करने, भूमि सुधार लागू करने, विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, उन्हें मजबूत सामाजिक आधार बना दिया गया। यानी कि एक तरह से देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि माओ त्से जो थे इन्होंने अपने नए अड्डे येनान में युद्ध सामंतवाद को समाप्त कर दिया, भूमि सुधार लागू कर दिए, विदेश साम्राज्य से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो इन्हीं सब चीजों ने क्या किया, इसको, किसको, माओ त्से को एक मजबूत सामाजिक आधार प्रदान किया। तो ये सारी चीजें आप चीन के बारे में लिख सकते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन जो था कि भारत, ठीक है, चीन और नहीं, भारत, चीन, हाँ ब्रिटेन, एक ब्रिटेन भी है। तो ये क्वेश्चन है, इसको अभी आगे मैं बताऊंगा। तो इनके बीच में जो अफीम का व्यापार होता था, ठीक है, अफीम का व्यापार, वो भी आप इस चीन के क्वेश्चन में डाल देंगे। ठीक है, एक पॉइंट आप ये वाला भी लिख देंगे सिंपल सा। तो चलिए दोबारा देख लीजिए आप सभी क्वेश्चंस। चीन के द्वारा कौन कौन सी और जापान के द्वारा। तो जापान की राजनीतिक व्यवस्था, मेजो के द्वारा पुनर्स्थापना, फुकुओका की नीति, शिक्षा प्रणाली और व्यापार। चीन में लिखेंगे चीनी क्रांति, सन यात सेन के 3 सिद्धांत, माओ त्से के विचार। और फिर अभी आगे और बताऊंगा, वो पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हैं। एनालाइज द टू पैथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन अडॉप्टेड बाय द चाइना एंड जापान। तो चाइना, जब हम जापान की बात करेंगे तो सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम एंड मेजियो का जो रिस्टोरेशन हुआ था उसके बारे में लिख देंगे आप। देन आगे लिखेंगे फॉलो फुकोकू क्योहो पॉलिसी, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड द ट्रेड। एंड उसके बाद आप इसमें जो है वो रोजगार के बारे में लिख सकते हैं, वैकेंसी के बारे में भी इसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं। बात करते हैं चीन की, तो सबसे पहले आप चाइनीज जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1911 का वो लिखेंगे। उसके बाद द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ सन याट सेन, सन मिन चुई, इसके बारे में आप इसे लिख देंगे। देन माओ जेजू, ठीक है, इनके जो विचार थे उसके बारे में आप लिख देंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जापान खत्म होगा, यहाँ पे चीन खत्म होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैं आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि इसमें जो है वो पहले तो जापानी, अब चीन का प्रश्न है ये। इसमें चीन की बात कही गई है और क्या पूछा गया इसमें, देखिए कि चीन की जो भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, कैसी, चीन की भौगोलिक स्थिति बताइए। ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच जो त्रिकोणीय व्यापार था उसे समझाइए। तो सबसे पहले देखिए
चीन की भौगोलिक स्थिति। तो हमें पता है चीन क्या है, एक बहुत ही विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे 3 प्रमुख नदियां पाई जाती हैं, पीली नदी, पल नदी, यांगसी नदी। पीली नदी को हुआंगी कहते हैं, पल नदी ठीक है, एक पल नदी है और एक है यांगसी नदी। यांगसी नदी को छांगजियांग भी कहते हैं, जो कि दुनिया की सबसे लंबी तीसरी नदी है। और देश का बहुत सा हिस्सा जो पहाड़ी यानी कि महाद्वीपीय देश है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे नदियां भी होगी, पहाड़ भी होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ का जो प्रमुख जातीय समूह है हान, और भाषा है यहाँ की प्रमुख चीनी। और यहाँ पे कई राष्ट्रीयताएं हैं, जैसे उइघुर हो गया, हुई, मांचू, ये सभी तिब्बती, ये सारी राष्ट्रीयताएं देखने को मिलती है। चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है। चीनी खाने जो होते हैं, यहाँ पे कई तरह के अलग खाने खाए जाते हैं। किसी क्षेत्र में गेहूं सबसे अधिक खाया जाता है, किसी क्षेत्र में चावल, कहीं पे मिर्च और मसाले अधिक हैं। कैंटोनी, डिमसम, डिमसम का मतलब होता है दिल को छू लेने वाला ऐसा खाना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप इसमें लिख देंगे, चीन की भौगोलिक स्थिति। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो जेसुइट मिशनरियां थी, इन्होंने चीन में खगोल विद्या और गणित जैसे जो पश्चिमी विज्ञान थे उसको पहुंचाया था। अब ये सही है या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो चीन की जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ इस तरह की रही थी। समझ में आ गया आप सभी को? आगे बढ़ जाएं, अगला देखते हैं। अब देखिए ब्रिटेन और चीन, इसके बीच में जो त्रिकोणीय व्यापार होता था उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो क्या कैसे व्यापार होता था? चीनी उत्पाद, ठीक है, चीनी उत्पाद जैसे कि चाय हो गया, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन, इसकी जो मांग थी वो बहुत ज्यादा भारत और ब्रिटेन में बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, असंतुलन बनने लगा। पश्चिमी उत्पादों को चीनी बाजार में जगह नहीं मिली, जिसकी वजह से भुगतान चांदी से करना पड़ा। यानी कि देखिए, जो पश्चिमी उत्पाद थे, ठीक है, पश्चिमी उत्पादों को चीनी बाजार में, पश्चिमी उत्पाद जैसे कि ब्रिटेन का हो गया, तो ब्रिटेन से जो भी उत्पाद आता था उसको चीन में नहीं लिया जाता था, जिसकी वजह से भुगतान क्या करना पड़ता था, किसको, चीन को चांदी में करना पड़ता था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो कि कहाँ की थी, ब्रिटेन की, तो इसने एक विकल्प ढूंढा कि हम जो है अगर चांदी से व्यापार करते जाएंगे, ये चांदी का जो भुगतान है वो ब्रिटेन कर रहा था, चीन नहीं। ठीक है, कौन कर रहा था चांदी का भुगतान? ब्रिटेन। तो इसने क्या किया, ब्रिटेन ने, कि देखा एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई इसने, और उसने देखा कि अफीम जो है ना, इसको हम हिंदुस्तान के कई हिस्सों में आसानी से उगा सकते हैं और इसे उगा के वहां से हम बेचेंगे। उसके बाद जो ब्रिटेन था, इसने भारत में क्या किया, अफीम उगाया। अफीम उगाने के बाद इसने चीन में अफीम बेचने के जरिए चांदी कमाकर कैंटन में उधार पत्रों के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देने लगे। यानी कि जब इसने भारत में, किसने, ब्रिटेन ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम उगाया, अफीम उगाने के साथ साथ ये चीन के साथ बेचने लगा, इससे चांदी मिलने लगी, किसे, ब्रिटेन को, और ये उधार पत्रों के बदले कंपनियों के प्रतिनिधियों को देने लगे। इस तरह कंपनी उस चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए किया करती थी। ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच ये जो था, यही इन्हीं उत्पादों के व्यापार को त्रिकोणीय व्यापार कहा गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप सभी को ये वाला भी उत्तर? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसे इंग्लिश में समझ लीजिए। डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ चाइना। फर्स्ट में हमने देखा था जापान की। एक्सप्लेन ट्रायंगुलर ट्रेड बिटवीन ब्रिटेन, इंडिया एंड चाइना। ट्रायंगुलर ट्रेड बिटवीन ब्रिटेन एंड चाइना। तो सबसे पहले जियोग्राफिकल लोकेशन कैसी रही है, उसके बाद जो ट्रायंगल बिटवीन ब्रिटेन, इंडिया एंड चाइना इज द डन बाय द फॉलोइंग वेज, किस तरह से हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स आप इस क्वेश्चन का आंसर जब लिखेंगे तो ये सभी इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे आखिरी प्रश्न देखते हैं, काफी छोटा सा प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, ताइवान का एक लोकतंत्र में रूपांतरण एक नाटकीय मोड़ रहा है वर्णन कीजिए। यानी कि जो ताइवान है उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो ताइवान जो था, ताइवान का एक लोकतंत्र में रूपांतरण एक नाटकीय मोड़ रहा है, कैसे? तो देखिए, चीनी साम्यवादी दल से पराजित होकर जो चियांग काई शेक थे, वो 1949 में कहां भाग गए, ताइवान, और उन्होंने वहां पर चीनी गणतंत्र की स्थापना की। क्वामितांग ने चियांग काई शेक के नेतृत्व में, ठीक है, क्वामितांग ने क्या किया,
जो चियांग काई शेक था उसके नेतृत्व में एक ऐसी दमनकारी सरकार की स्थापना की जो काफी खतरनाक थी, लेकिन अन्य राजनीतिक विरोध की वजह से जो अधिकार थे वो इनके छीन लिए गए थे और सत्ता की जगहों में आबादी को हटवा दिया गया। यानी कि देखिए क्या हुआ कि चीनी साम्यवादी से पराजित होकर जब चियांग काई शेक जो था वो कहाँ चला गया था, ताइवान, और वहां पे उसने मदद सहायता प्राप्त करके चीनी गणतंत्र की स्थापना की। उसके बाद चियांग काई शेक ने कॉमितांग सॉरी चियांग काई शेक के नेतृत्व में कॉमितांग ने क्या किया, एक ऐसी दमनकारी सरकार की स्थापना की जिसका विरोध किया गया। और बाद में जो सरकारी जो देखिए कार्यालय जो होते थे ना, ये सरकारी कार्यालय के आसपास जो गांव वगैरह होते थे या फिर जो घर वगैरह होते थे उनको वहां से हटवा दिया। भूमि सुधार लागू किए गए जिससे उत्पादकता को बढ़ावा मिला। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया जो कि व्यापार पर आधारित था। ठीक है, तो ये थोड़ा पहले तो इसके व्यापार के बारे में हमने समझ लिया और किस तरह से जो ये भागे और आगे कहानी बढ़ी वो समझ लिया। उसके बाद आखिरी 2-3 पॉइंट और आते हैं कि 1975 में, ठीक है, चियांग की मृत्यु के बाद धीरे-धीरे लोकतंत्र में रूपांतरण प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1887 नहीं, यहाँ पे डेट्स जो वो गलत है, एक बार मैं कंफर्म करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, 1975 में चियांग काई शेक की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो लोकतंत्र था वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ने लगा। 1987 में फौजी कानून को हटा लिया गया और जो विरोधी दल थे, विरोधी दलों को कानूनी इजाजत मिल गई और स्वतंत्रता मतदान के द्वारा ताइवानियों को सत्ता में लाने का प्रयास किया जाने लगा। उसके बाद ताइवान में एक पूर्ण राजनीतिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो था वो चीन का एक हिस्सा समझा जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ताइवान के किस्से में लिख देंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ताइवान इनटू अ डेमोक्रेसी वाज अ ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट। हाउ इज इट एक्सप्लेन? तो कैसे लिख देंगे? ये 2-3 पॉइंट एंड ये लास्ट। ठीक है, तो इससे हमारी आज की वीडियो बच्चों यहाँ पे खत्म हो जाती है। और वीडियो अराउंड आपकी जहां तक मुझे लगता है कितने मिनट हो गए भाई, देखो एक बार, हाँ 37, यानी कि अराउंड 38 मिनट की आपकी जो वीडियो है वो बन चुकी है। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा बच्चों वीडियो कैसी लगी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा क्योंकि आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट जो हेल्पफुल कंटेंट है वो हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।